हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका विद्या के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हम डिस्कस करेंगे सामाजिक अध्ययन क्लास 10th का जो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज करेंगे चैप्टर 8 और चैप्टर 8 है आपका जल संसाधन से रिलेटेड। इससे पहले हमने वन और वन्य जीव संरक्षण, उसके संसाधन, इन सब के बारे में बात कर ली थी। दोनों पार्ट्स में कवर किया था, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए, तो आज देखेंगे जल संसाधन, किस तरीके से जल जो है वो एक संसाधन है और भारत के अंदर किस तरीके से उसका संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है और ये जरूरी क्यों है। नो, तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। पहला, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आखिर आवश्यकता क्यों है। पानी की कमी हो रही है, जल की कमी हो रही है, आप सभी जानते हैं। उसको बचाने के लिए भी बहुत काम किया जा रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से प्रबंधित करने के लिए, मैनेज करने के लिए भी बहुत काम किया जा रहा है। लेकिन इन सारी चीजों की आवश्यकता क्यों है, ये देखेंगे। और दूसरा देखेंगे कि जो बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं, यानी नदी पर जो कई तरीके के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं भारत के अंदर। समन्वित जल संसाधन प्रबंधन कैसे किया जाता है, यानी कि मिल करके, कई लोग साथ में मिलकर के, कई सरकारें साथ में मिलकर के, पूरा समुदाय साथ में मिलके कैसे जल संसाधन को बचाता है, उसका संरक्षण करता है, उसका प्रबंधन करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर हम कहें तो भारत के अंदर नहीं तो पृथ्वी पर हम बात करें, तो पृथ्वी का जो 3/4 हिस्सा है वो किससे ढका हुआ है, जल से। हम पृथ्वी पर अगर हम देखें तो हमें क्या दिखता है, हमें महाद्वीप दिखते हैं, लेकिन हमें महासागर भी दिखते हैं। प्रशांत महासागर हो सकता है, अटलांटिक महासागर हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर ये पृथ्वी है तो उसका जो 3/4 हिस्सा है वो किससे ढका हुआ है, आपका किससे घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। लेकिन ये जो जल है ये प्रयोग में नहीं लाया जा पा रहा है। कारण क्या है, वो लवणीय है, सॉल्ट है उसके अंदर। नमकीन पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी दैनिक जरूरतों में, ना तो पीने के लिए ना अपने दैनिक कार्यों के लिए, जैसे कपड़े धोना है या फिर बर्तन धोना है, इन सब के लिए हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं लवणीय जल को। तो ये जो 1/3 या 2/3 हिस्सा है, 3/4 जो हिस्सा है, 3/4 जो हिस्सा है, ये कैसा है, आपका लवणीय जल है। साफ जल, स्वच्छ जल और मीठा पानी अगर हम कहें तो हमें पृथ्वी पर बहुत कम देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, भौमजल स्रोतों, यानी भूमि के अंदर जो जल का स्रोत है वहां पर, सतह पे बहता हुआ नदी के रूप में, या फिर आप कह सकते हैं झील के रूप में। इस अलवणीय जल स्रोत का लगातार नवीकरण और पुनर्भरण क्या कहलाता है, वाटर साइकिल कहलाता है। ये जो आपका साफ जल है, हर बार क्या हो रहा है, साइकिल हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, हर बार इसका चक्रण हो रहा है। कैसे हो रहा है, नदी से पानी ऊपर वाष्पीकृत हुआ, वाष्पीकृत होकर के बादल बने, बादल बन के नीचे भर से वापस से नदी में आ गया। तो क्या चल रहा है, ये एक साइकिल के फॉर्म में चल रहा है। जल चक्र में संपूर्ण भौम जल लवणीय हो या अलवणीय हो, इसकी गतिशीलता के कारण जल का नवीकरण सुनिश्चित होता है। तो ये जो वाटर साइकिल है, ये जो जल चक्र है, क्या ये सिर्फ लवणीय जल का हो रहा है या अलवणीय का हो रहा है, नहीं, दोनों का हो रहा है। लवणीय का भी हो रहा है, अलवणीय का भी हो रहा है। लेकिन जैसे समुद्र से पानी ऊपर गया, वाष्प बना, बादल बना, बादल बन के बरसा, तो कहाँ बरसा, समुद्र में, वापस से समुद्र में मिल गया, तो ये क्या बन गया, लवणीय जल बन गया, हमारे इस्तेमाल का नहीं रहा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो लवणीय जल है और अलवणीय जल है, दोनों का ही साइकिल होता रहता है, चक्रण होता रहता है। और पृथ्वी का जो 3/4 हिस्सा है वो जल से घिरा हुआ है। जल कैसा संसाधन है, तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है। और विश्व के अनेक देश क्षेत्रों में जल की कमी फिर भी बनी रहती है, क्योंकि जब हमने संसाधन वाला अपना अध्याय देखा था, उसमें हमने देखा था कि संसाधन हर जगह पर समान रूप से वितरित नहीं है। किसी के पास किसी चीज का संसाधन ज्यादा है, किसी के पास किसी चीज का संसाधन ज्यादा है। जो आश्चर्य का विषय हो सकता है, यह भी भविष्यवाणी की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की कमी से परेशान होंगे। और हम आजकल ये देखते हैं, भारत के अंदर ही अभी पिछले दिनों बैंगलोर, बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस उसको देखनी पड़ी, जल का जो संकट है वो देखना पड़ा। ठीक है, अब जो ये है, ये एक किसके बारे में है, एक बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं
ये दिव्यांशी है और ये है अंशुमन। अब ये क्या कह रहे हैं, क्या तुमने टीवी पर केरल में बाढ़ आई ऐसी रिपोर्ट देखी है, ये इससे पूछ रही है। ये बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है, क्योंकि बाढ़ आई है बहुत सारे लोगों, अभी हम आजकल देख रहे हैं बारिश का मौसम चल रहा है, बाढ़ आती रहती है, आई हुई है, असम के अंदर बाढ़ आई हुई है। इस बाढ़ ने क्या तबाही मचाई, इसके रास्ते में जो कुछ भी आया सब बर्बाद हो गया, सब कुछ बह गया। तो पानी बर्बादी भी लेकर के आता है, और पानी ना हो तो हम भी परेशान हो जाते हैं। पानी का ज्यादा होना भी खतरनाक है और पानी का कम होना भी हमारे लिए खतरनाक है। अंशुमन कहता है कि हाँ, मैंने ये रिपोर्ट देखी, जल प्रलय से मैं बहुत दुखी हूँ, बड़ा ही आश्चर्यजनक है। जल जीवन दे भी सकता है और जल जीवन ले भी सकता है। कई लोगों की मृत्यु जल में डूबकर हो जाती है। आप लोगों ने बहुत किस्से सुने होंगे। पानी के बिना हमारा क्या होगा। मेरे पिताजी ने मुझे बताया, उनके कारखाने में बहुत सी वस्तुओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है, बिना पानी के, बिन पानी सब सून, इसलिए कहते हैं कि ना तो कोई कारखाना चल सकता, ना खेती हो सकती है। संयंत्र द्वारा पैदा की गई बिजली से कारखाना भी चलता है। विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों आसपास ही इसलिए बसता था, क्योंकि इन सब के पास में रहने से हम भी कहाँ रहना पसंद करते हैं, जहां पर पानी की कमी ना हो। मरुस्थल में रहना कोई पसंद नहीं करता, राजस्थान के मरुस्थल में जाना कोई पसंद नहीं करता, पहाड़ों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाना कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वहां पर पानी की कमी है। ज्यादातर लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, मैदानी इलाके में, क्योंकि वहां पर पानी बहुत अत्यधिक मात्रा में मिल जाता है। ठीक, अब जल की दुर्लभता, जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की क्या आवश्यकता है। जल की कमी क्यों है, पहली बात। दूसरी बात, उसका संरक्षण और उसका प्रबंधन क्यों जरूरी है। तो जल के विशाल भंडार तथा उसके नवीकरण योग्य गुणों के बाद भी हमें ये सोचना कठिन है कि हम जल संकट अथवा जल दुर्लभता को क्यों झेल रहे हैं। यानी जल जब नवीकरण हो जाता है, दोबारा रिसाइकल हो जाता है, साइकिल फॉर्म में चलता रहता है, तो फिर हमें उसकी कमी क्यों हो जाती है, क्यों जल का संकट आ जाता है। तो अगर हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमारे सामने कम वर्षा वाले क्षेत्रों, सूखाग्रस्त इलाकों की ओर दृष्टि जाती है। दृष्टिपटल पर राजस्थान के मरुस्थल, जहां पर पानी की बहुत कमी है, जल संग्रहण के लिए लंबा रास्ता तय करती हुई महिलाओं की तस्वीर हमें दिखाई देने लगती है। तो देखिए, महिलाओं को बहुत दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है पानी के लिए यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर सब तरफ पानी ही पानी है, पानी को एक बूंद पानी नहीं। भीषण बाढ़, यहाँ पर क्या आ गई, बाढ़, और सब कुछ क्या हो गया, बाढ़ के अंदर डूब गया। तो कहीं पानी की बहुत कमी है, इतनी कमी है, और कहीं पर पानी ढेर भरा है। तो ये हमें विचित्रता दिखाई देती है। मौसमी परिवर्तन और वर्षा की वार्षिक गतिविधियों के कारण समय और स्थान के आधार पर जल संसाधनों की उपलब्धता प्रभावित होती है, किंतु अधिकांशतः जल की कमी के कारण है। क्यों हो रही है जल की कमी। नंबर एक, अत्यधिक प्रयोग की वजह से। आजकल हम लोग जल का बहुत मिसयूज कर रहे हैं, बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं, जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अति शोषण, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जल का असमान वितरण, बहुत ज्यादा शोषण करना, अति शोषण। और समाज के जो उच्च वर्ग है, वो जैसे आपने पुराने समय में देखा होगा कि कुआं होता था, तो एक कुलीन वर्ग वाले का कुआं होता था, सिर्फ वही उससे पानी भरता था, और जो निम्न जाति के लोग होते थे उन लोगों को वहां से पानी नहीं भरने दिया जाता था, तो इसलिए भी जल की कमी उन लोगों को हो जाती है। नाउ कुछ आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं जल से रिलेटेड। जैसे सबसे पहली बात, वैश्विक स्तर पर जल के कुल आयतन का 96.5% हिस्सा महासागरों में प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है, पूरा विश्व में जितना जल है उसका 96.5% महासागर में है, मतलब लवणीय जल के रूप में है, तभी तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अगर उपयोगी होता तो जल की कभी कमी नहीं हो रही होती, क्योंकि वो लवणीय जल है और इसीलिए हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तभी तो कमी है। एक बात। दूसरी, पृथ्वी पर केवल 2.5% जल अलवणीय है, यानी कि स्वच्छ है, मीठा है, जिसे हम प्रयोग में ला सकते हैं। अलवणीय जल का भी 70% हिस्सा कहाँ है, अंटार्कटिका में है। ठीक है, ग्रीनलैंड में है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों हिमनद के रूप में है। 30% जल भूमिगत जल के रूप में विद्यमान है। यानी कि अगर हम कहें कि ये टोटल पृथ्वी पर जल है, ठीक है, इसमें से
कितना हिस्सा, इतना पूरा हिस्सा कैसा है, लवणीय है, इस्तेमाल नहीं कर सकते। इतना ही हिस्सा है जो फ्रेश है, यानी कि स्वच्छ है, अलवणीय है, ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें से भी 70%, इतना, इसमें से भी 70% यानी कि इतना कैसा है, जमा हुआ है। जिसकी बर्फ जम गई है वो क्या इस्तेमाल होगा, नहीं इस्तेमाल होगा। बचा कितना, इतना सा। ये क्या है, 30% भूमिगत जल के रूप में है जिसे हम इस्तेमाल कर पाते हैं। भारत में विश्व की कुल वर्षा का 4% होता है। कुल वर्षा जितनी विश्व में होती है उसका सिर्फ 4% होता है, यानी फिर कमी है यहाँ पर। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में भारत का स्थान विश्व में 133वां है, यानी कि हर व्यक्ति को जितना जल मिलता है उस हिसाब से अगर देखें तो भारत से 133वें स्थान पर आता है, यानी भारत में एक व्यक्ति पर जल की मात्रा बहुत कम आ रही है। ठीक है। कुल नवीकरणीय योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है, यानी कि जितने संसाधन जल के यहाँ पर उपलब्ध हैं उसमें से कुल नवीकरणीय योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष है, जो हमें पता चलते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि जल की इतनी कमी क्यों हो रही है हमारे यहाँ पर और जल के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। क्या ऐसा संभव है कि किसी क्षेत्र में जल की दुर्लभता तब महसूस की जाए जब वहां जल संसाधनों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि हमारे यहाँ पर जल संसाधन की प्रचुर मात्रा हो लेकिन फिर भी हमें पानी की कमी हो। क्यों, अत्यधिक उपयोग करोगे, वेस्ट करोगे तो फिर पानी की कमी हो ही जाएगी। मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही होगी, असमान वितरण होगा जिसकी वजह से वहां पर जल की दुर्लभता आ जाएगी। सिंचाई में बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे होंगे, है ना, ऐसी खेती कर रहे होंगे जहां पर सिंचाई बहुत ज्यादा चाहिए होगी, उसकी वजह से भी जल की कमी जो है वो हो सकती है। अब अगर जल की कमी होगी तो क्या होगा, भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि पानी अगर कम है तो खेती नहीं होगी, सिंचाई नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, जब खेती नहीं होगी तो फिर फूड कहाँ से आएगा, भोजन कहाँ से आएगा, भोजन नहीं होगा तो खाएंगे क्या। ना, आजादी के बाद भारत में बहुत तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, औद्योगिक घरानों का बहुत अधिक विस्तार हुआ, जिसकी वजह से जल की क्या हो गई, कमी हो गई। क्यों, क्योंकि जल की मांग भी तो बढ़ी। जब जल की मांग बढ़ेगी, ऊर्जा को बनाने के लिए जल की मांग बढ़ेगी, पन बिजली बनती है आपकी जल से ही, वो बढ़ेगी, उसकी मांग बढ़ेगी तो फिर जल की कमी हो जाएगी। अगर हम कहें वर्तमान में भारत में विद्युत उत्पादन का 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो यानी नदियों पर बांध बना करके जल विद्युत बनाई जा रही है, तो पानी की कमी तो होनी ही है। भारत की नदियों में जल की मात्रा लगातार कम हो रही है, बहुत सारी नदियां आप देखते हैं सूख गई हैं, तालाब बहुत सारे हैं जो सूख गए हैं, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई है, गंगा यमुना में भी शुद्ध नहीं है। जनसंख्या, कृषि के नए तरीके, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, ये सब कारण हैं जिनसे हमारे यहाँ पर जल की जो है वो कमी होती जा रही है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं। और अगर हम देखें, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, शहरी जीवन शैली, वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े धुलते हैं, पहले हाथ से कपड़े धुलते थे, वाइपर से पोछा लगता है, बहुत ज्यादा पानी उसमें वेस्ट होता है। पहले बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम पानी में ही सारे घर के निजी काम हो जाया करते थे, लेकिन अब नहीं होते हैं। तो ये सब किसके लिए कारण बन रही है, जल दुर्लभता के लिए कारण बन रही है। ठीक है। अगर हम बात करें, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, सरल बनाने के लिए क्या चलाया है, जल जीवन मिशन। हमारे यहाँ पर चल रहा है जल जीवन मिशन, हर घर जल योजना, जिसमें क्या कर रहे हैं, हर व्यक्ति को टैप वाटर, जो टॉटी वाला पानी है वो हर व्यक्ति को मिले, जिससे कि उन्हें दूर दराज के इलाकों में ना जाना पड़े पानी लेने के लिए। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जल का जो है वो संरक्षण हो रहा है। जल का अगर हम संरक्षण कर पाएंगे तो हम भोजन का भी संरक्षण कर पाएंगे। अब आते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं चलाई गई, जैसे पहला आपके यहाँ पर हमने जो सबसे पहली नदी परियोजना बहुउद्देशीय लाई वो थी दामोदर बहुउद्देशीय नदी परियोजना। उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, बेसिकली बहुउद्देशीय नदी परियोजना में नदी पर डैम बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, उससे एक तो बिजली बनाई जाती है, एक वहां पर एक
झील बनाई जाती है जिससे कि पानी को इकट्ठा किया जा सके, उस पर मत्स्य पालन किया जा सके। तीसरा वहां पर नहरें निकाली जाती हैं जिससे कि पानी को आसपास के एरिया में नहरों की मदद से भेजा जा सके। सो ऐसी योजना को हम बोलते हैं, परियोजना को बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध बना दिया, किस पर? दामोदर नदी पर बनाया, महानदी पर बनाया हीराकुंड बांध, महानदी पर बनाया हीराकुंड बांध। भाखड़ा नागल बांध बनाया सतलज पर, भाखड़ा नागल बांध बनाया सतलज पर। ये सब क्या है? आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इनसे क्या क्या फायदा होता है? सिंचाई भी मिल जाती है, सिंचाई के साथ साथ बिजली भी बन जाती है, और मत्स्य पालन भी हो जाता है, और कई सारे जो काम है वो एक बार में कर दिए जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद पानी को बचाने के लिए बहुत सारे आंदोलन हमारे पास में चले, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो आपका चल रहा है, इनफैक्ट अभी भी चल रहा है। नर्मदा को बचाने के लिए नर्मदा पर बांध बना दिया गया है, सरदार सरोवर बांध, जिसकी वजह से नर्मदा नदी सूखने लगी है, या नर्मदा नदी का जो पानी है कम होने लगा है। उसके लिए आंदोलन चला रही है मेधा पाटकर जी। तो पानी को बचाने के लिए कई आंदोलन हैं जो हमारे यहाँ पर चले, जैसे दामोदर घाटी परियोजना भी आई हमारे यहाँ पर, दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक, तो यहाँ तक हमने ये देखा कि जल जो है उसके संरक्षण के लिए भारत के अंदर कौन कौन सी परियोजनाएं आई, जल संरक्षण आवश्यक क्यों है, और जल दुर्लभ क्यों होता चला जा रहा है, और भारत के अंदर जो टोटल पानी है, टोटल जल है, उसका कितना प्रतिशत है, और विश्व में टोटल जल का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ तक आप याद रखेंगे। थैंक यू सो मच।